तीसरा है यथार्थ या व्यवहारिक सिद्धांत। यथार्थवादी या व्यवहारिक सिद्धांत। इन तीन सिद्धांतों का प्रतिपादन परंपरागत और जो न्याय सिद्धांत है उस सिद्धांत को पॉलीमार्गर व सिफालस और पॉलीमार्गर मार्कस ने दिया। पॉलीमार्कर ने जो सिफालस और पॉलीमार्कर ने ये कहा सिफालस और पॉलीमार्कर ने कहा सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना है गुनाह है। सिफालस और पॉलीमार्कर ने सिद्धांत दिया सत्य बोलना और दूसरों से लिया गया ऋण चुका देना ही सत्य है, चुका देना ही न्याय है। सिफालस और पॉलीमार्कर ने कहा सत्य बोलना और दूसरों से लिया गया ऋण चुका देना ही न्याय है। तो उसका प्लेटो बौद्ध ने इसका खंडन किया। भाई सत्य बोलना जैसे भी कुछ दिनों पहले भारत के वायुसैनिक अभिनंदन जी ये कहा, अभिनंदन जी ने को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पकड़ी। जब अभिनंदन को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पकड़ने के उपरांत उसने ये बोला कि यहाँ की जितनी भी भारत की जो खुफिया सूचनाएं हैं वो पाकिस्तान की सेना को सौंप दे, लेकिन उन्होंने उसकी अवहेलना की। अर्थात जो सिफालस और पॉलीमार्कर का जो सत्य बोलने का जो सिद्धांत है उसका खंडन होता है। दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरों से लिया गया ऋण चुका देना। पॉलीमार्कर और सिफालस के द्वारा तो जो सिद्धांत था, सिद्धांत में जो बताया गया जो परंपरागत सिद्धांत था उसमें यह कहा गया कि ऋण चुका देना हो सकता है मैं मेरे मित्र से किसी प्रकार की कुल्हाड़ी लाता हूं और वो कुल्हाड़ी 6 महीने मेरे पास रखने के बाद में वो कुल्हाड़ी उसको पुनः मैं लौटाने चाहता हूं, तो उसकी स्थिति उस समय ऐसी है मेरे मित्र की वो मानसिक बीमारी से विकृत है और अगर मैं उस कुल्हाड़ी को उस मेरे मित्र को मैं सौंपूंगा तो हो सकता है वो मेरे पर प्रहार कर सकता है। तो इसका ये जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का जो परंपरागत जो ट्रेडिशन जो सिद्धांत है उस सिद्धांत में कहीं खंडन होता है। तो कहने का मतलब प्लेटो बौद्ध ने सत्य बोलना और दूसरों से लिया गया ऋण चुका देना जो परंपरागत जो सिद्धांत था उसको खंडन किया, और जब खंडन किया तो निश्चित तौर पर यह सिद्धांत गलत पाया गया। दूसरा था उसी में एक उचित व्यवहार करना, उसी में एक सिद्धांत था उचित व्यवहार करना। परंपरागत में ही एक सिद्धांत की एक उचित व्यवहार करना तथा
लेकिन अर्थात मित्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार और शत्रु के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करना, ये मार्कर महोदय और सिपालस महोदय ने कहा, लेकिन प्लेटो महोदय ने इसका खंडन किया। मित्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार करें, ये बात लाजमी है, इस बात से अपन भी परिचित हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है मित्र के मन में जिसको अपन मित्र समझ रखे हैं वो अपना मित्र है या नहीं, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या उथल-पुथल चल रहा है। हो सकता जिसको अपन मित्र समझ रखे हैं वो अपने खिलाफ कोई घात लगाए बैठा है। हो सकता वक्त की नजाकत और समय के साथ साथ वो चल रहा, और जैसे ही उस मित्र को मौका मिले अपन पर वो अमर कर दे, इसका खंडन होता है। शत्रु के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करना विधि का विधान है। शत्रु के साथ अपन शत्रु जैसा व्यवहार तो करते आए हैं, लेकिन शत्रु के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करेंगे तो उसमें वैमनस्य के भाव पनपेंगे। उसमें क्या होगा? वैमनस्य के भाव पनपेंगे। जब वैमनस्य के भाव पनपेंगे निश्चित तौर पर विस्तार और महत्वाकांक्षी नीति को बढ़ावा मिलेगा। फिर अपन राम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्लेटो से पूर्व जो परंपरागत सिद्धांत था, उस परंपरागत सिद्धांत के प्रतिपादक सिपालस महोदय और पॉलीमार्कस ने दो सिद्धांतों, दो पॉइंटों को, दो शब्दों को तवज्जो दिया। सत्य बोलना और दूसरों के लिए चुका देना ही न्याय है। फिर दूसरा पॉइंट था उचित व्यवहार करना, अर्थात मित्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना और शत्रु के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करना। इसका भी प्लेटो ने खंडन कर दिया। नेक्स्ट देखिए इसके बाद ये लिखे एक बात उचित है। क्रांतिकारी सिद्धांत प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, उसके बाद में उससे पूर्व में जो सिद्धांत है परंपरागत सिद्धांत, फिर क्रांतिकारी सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत में सिपालस और पॉलीमार्कस इसके प्रतिपादक थे। जो क्रांतिकारी सिद्धांत है उसके प्रतिपादक थे थ्रेसीमेकर्स ने कहा जिसकी लाठी उसी की बहस के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो शक्तिशाली राजा होगा, वही जो शक्तिशाली व्यक्ति होगा, वही अपना राज्य, अपना शासन कायम कर सकता है। इसको अपन कह सकते हैं मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय से अभिप्राय है बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को निगल जाती है। बड़ा राजा छोटे राजा को
अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है और शक्तिशाली वह न्याय है और शक्तिशाली का हित ही न्याय। तो क्रांतिकारी सिद्धांत में यही कहा गया कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है। कहने का अभिप्राय क्या है? इस थेसी मार्कस का अन्याय करते रहो, अर्थात जिसकी राइट उसी की बात। जो शक्तिशाली शासक है, जो शक्तिशाली व्यक्ति है, वो अपना शासन, अपना दबदबा कायम कर सकता है। फिर उसके बाद में शक्तिशाली का ही न्याय है, अर्थात मत्स्य न्याय। बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, यही शक्तिशाली का न्याय है। तो कहने का अभिप्राय प्लेटो ने इसका खंडन किया कि ये पशु जगत में तो लागू हो सकता है, लेकिन मनुष्य जगत में लागू नहीं होता है। ये पशु जगत में तो लागू हो सकता है, लेकिन मनुष्य जगत में लागू नहीं होता है। इसलिए इसका खंडन किया है। उसके बाद में एक बार इसको लिखिए, इसको कहने का क्रांतिकारी सिद्धांत थेसिमेकस ने दिया। उसने ये कहा अन्याय न्याय का श्रेष्ठ, अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है और शक्तिशाली का न्याय है। कहने का अभिप्राय यही है, अन्याय जो व्यक्ति करेगा, कौन करेगा? जो पावरफुल होगा वो ये नहीं कर सकता है। ऐसा संघर्ष की स्थिति रहे और शक्तिशाली जो पावरफुल है अपना राज्य कायम कर सकता है। इनका खंडन प्लेटो ने किया और प्लेटो ने कहा ये पशु जगत में तो लागू हो सकता है, लेकिन मनुष्य जगत में लागू नहीं हो सकता है। इसने इसका खंडन किया है। उसके बाद में कहने का अभिप्राय यही है कि थेसिमार्कस, फिर उसके बाद में व्यवहारिक या यथार्थवादी सिद्धांत, व्यवहारिक या यथार्थवादी सिद्धांत। अगला पॉइंट है यथार्थवादी या व्यावहारिक सिद्धांत। बच्चों, ये तीनों सिद्धांत परंपरागत, क्रांतिकारी और यथार्थवादी जो व्यवहारिक सिद्धांत है, काफी मस्त है। 4 अंकों के आते हैं। इनको अच्छी तरह देख लेना, समझ लेना और जब आपको टाइम मिलेगा इसकी पीडीएफ आप तक पहुंचा दी जाएगी। ग्लाउकन इसके प्रतिपादक है, प्रतिपादक ग्लाउकन ने यह कहा कि न्याय भय का शिशु है। ग्लाउकन ने क्या कहा? न्याय भय का शिशु। ग्लाउकन ने कहा कि न्याय कब लागू हो सकती है? जब
लोगों में भय व्याप्त हो, लोगों को सजा मिले, लोगों को दंड मिले, तभी राज्य में न्याय व्यवस्था कायम हो सकती है। दंड व्यवस्था, सजा, तब जाकर ही राज्य में न्याय व्यवस्था लागू हो सकती है। लेकिन प्लेटो महोदय ने इसका खंडन किया कि भेद से भी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य जगत में लागू हो सकती है, सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। इसका खंडन प्लेटो महोदय ने किया। इसके विरोध में क्या कहा? सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति सामाजिक जगत में सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। इसलिए इसका विरोध किया आ जाता है यथार्थवादी यानी कि व्यवहार है। किसने दिया? ग्लॉकर ने। यथार्थवादी और व्यवहारिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ग्लॉकर ने। न्याय देने का शिष्य कभी कभार आ जाता है। इसके बाद में मानव आत्मा के आधार पर प्लेटो ने न्याय सिद्धांत को 3 भागों में बांटा। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत को मानव आत्मा के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा। पहला बुद्धि, दूसरा शौर्य, तीसरी तृष्णा। न्याय सिद्धांत प्लेटो न्याय सिद्धांत प्लेटो को जो न्याय सिद्धांत है उसको मानव की आत्मा के अनुसार, मानव आत्मा के अनुसार उसको 3 भागों में डिवाइडेशन कर सकते हैं। मानव आत्मा के गुणों के आधार पर, मानव आत्मा के गुणों के आधार पर, तीन भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में बांटा। पहला बुद्धि, या विवेक, दूसरा साहस, शौर्य या साहस, तीसरा तृष्णा। मानव आत्मा को प्लेटो का न्याय सिद्धांत है उसको 3 भागों में बांटा। तृष्णा, इसको ये उसका होता है, तृष्णा का मतलब उत्पादक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग, तीसरा शासक वर्ग।
शब्द गुणी ही न्याय। गुणवान व्यक्ति ही राजा बन सकता है। जो गुणवान है, बुद्धिशील है, वही राजा बन सकता है। जब उत्पादक वर्ग को उसका संरक्षण मिल जाता है, संरक्षण मिल जाता है, संरक्षण मिल जाता है और शासक वर्ग द्वारा मार्गदर्शन। तो प्लेटो बौद्ध ने कहा कि जब उत्पादक वर्ग को सैनिक वर्ग द्वारा संरक्षण मिल जाता है और सैनिक वर्ग को मार्गदर्शन मिल जाता है शासक वर्ग द्वारा, बुद्धिशील वर्ग द्वारा, तो एक ऐसा शासन होगा जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते ना। सुव्यवस्थित, सुसज्जित शासन होगा। और जब सुसज्जित, सुशासन व्यवस्था होगा और वहां की न्याय भी एक अच्छी न्याय व्यवस्था होगी, तो कहने का मतलब उत्पादक वर्ग को सैनिक वर्ग का संरक्षण और सैनिक वर्ग को शासक वर्ग का मार्गदर्शन मिल जाएगा, तो न्याय व्यवस्था, ऐसी न्याय व्यवस्था स्थापित होगी जहां पर तेरे नहीं होगी, वहां भी नहीं होगी, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार, अपने कार्य के अनुसार कार्य को क्रियान्वित करते रहेंगे। ये स्कूल के प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत है उसको परकलन मूल्य या परकलन मूलक सिद्धांत कहते हैं। परकलन मूलक या मूल्य सिद्धांत प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसको परकल्य मूल्य या मूल्य सिद्धांत भी कहते हैं। अधिकतर मार्ग, अधिकतर बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को परकल्य मूलक या मूल्य सिद्धांत भी कहते हैं। इस बात को आप नोट करें। प्लेटो का जो गुरु है सुकरात, उससे सद्गुण प्राप्त किया। तो देखें इसके बाद में प्लेटो की जो न्याय सिद्धांत है उस न्याय सिद्धांत की विशेषता देखें आप। प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत उसकी विशेषता, न्याय की विशेषता
वर्गों पर आधारित शासन व्यवस्था। यानी कि राज्य को 3 वर्गों में बांट दिया। कौन कौन से? उत्पादक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग, चौथा शासक वर्ग। न्याय की पहली विशेषता यही है कि राज्य को 3 वर्गों में बांटा। उत्पादक, जो संपत्ति से संबंधित हो, जो उत्पादन करने वाला हो, उत्पादक वर्ग मतलब जो उत्पादन करने वाला हो। जो सैनिक वर्ग और शासक वर्ग है, इन दोनों को अभिजात 4 वर्ग भी ये आता है। देख ले, अभिजात वर्ग में 2 ही वर्ग आता है, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। इसमें साहस, शौर्य होता है, इसमें विवेक होता है। दूसरी विशेषता प्लेटो के न्याय सिद्धांत की न्याय जीवन का एक आंतरिक तर्क और संतुलन का अवधारणा है। न्याय जीवन का एक आंतरिक और संतुलनकारी अवधारणा है। न्याय जीवन का एक आंतरिक तर्क और संतुलनकारी अवधारणा है। न्याय जीवन का आंतरिक एवं संतुलन कारी अवधारणा है। कहने का अभिप्राय, न्याय जीवन की अंतरात्मा को उत्सर्जित करने वाला और मैंने संतुलन इक्वल करने वाली अवधारणा है। ये प्लेटो के न्याय सिद्धांत की दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत। कार्य विशिष्टी प्लेटो ने कार्य को सैद्धांतिक क्रियान्वित करने के लिए उसको डिवाइडेशन कर दिया। उत्पादन वर्ग के आधार पर, सैनिक वर्ग के आधार पर और बुद्धि के आधार पर, जिससे कि राज्य में न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से क्रियान्वित हो सके। अगली विशेषता है हस्तक्षेप का सिद्धांत। हस्तक्षेप का सिद्धांत, हस्तक्षेप का सिद्धांत। प्लेटो कहता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार, अपने कार्य के अनुसार, अपने गुणों के आधार पर कार्य करते रहना चाहिए और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना
तीनों अंग अलग अलग है, अर्थात शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। उसी प्रकार प्लेटो ने प्राचीन काल में ही वर्तमान में जो शासन व्यवस्था है उसका रूप क्रियान्वित कर दिए थे। तो आप इस बात से परिचित हो जाओ, इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि सिर्फ प्लेटो मोदी कितने बुद्धिजीवी थे। एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक दूसरे के कार्य में अगर अपन हस्तक्षेप करते हैं तो वो कार्य सही से क्रियान्वित नहीं होता है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। दूसरी विशेषता, ये एक नैतिक सिद्धांत है। ये एक नैतिक सिद्धांत है। नैतिक सिद्धांत से अभिप्राय यही है कि प्लेटो का जो सिद्धांत है आध्यात्मिक है। संस्कार बनाना है, चरित्र निर्माण में सहायक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, व्यक्ति को के जो चरित्र है, व्यक्ति का जो जीवन है उसको श्रेष्ठ करने पर बल देता है। व्यक्ति का चरित्र को श्रेष्ठ बनाने में भागीदारी निभाता है। अगली विशेषता है साम्य एकता का सिद्धांत। साम्य सिद्धांत, अगली विशेषता यही है कि प्लेटो ने राज्य को अधिक महत्व दिया है। प्लेटो ने राज्य को अधिक महत्वपूर्ण माना, अर्थात व्यक्ति साधन और राज्य साध्य, व्यक्ति साधन और राज्य साध्य के रूप में देखा है। उसके बाद में अगली विशेषता मनोवैज्ञानिक आधार। इसके आधार पर अगला सिद्धांत, अगली विशेषता मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या मनोवैज्ञानिक आधार। न्याय की अगली विशेषता में एक विशेषता मनोवैज्ञानिक आधार मन की स्थिति का आकलन करता है। मन की जो स्थिति है आत्मा का आकलन करता है। तो यह वैज्ञानिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार को बल देता है। न्याय की जो विशेषता है उसकी अगली विशेषता मनोवैज्ञानिक आधार। फिर दार्शनिक शासक, अगली विशेषता है दार्शनिक शासक।
अगली विशेषता में न्याय सिद्धांत की जो विशेषता है उसमें दार्शनिक शासक होना चाहिए, अर्थात राजा विवेकशील होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, आत्म नियंत्रित होना चाहिए, संयमित आत्म नियंत्रित, शांत स्वभाव वाला व्यक्ति होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, न्याय करने वाला होना चाहिए, आत्मा को नियंत्रित करने वाला होना चाहिए और व्यक्ति का स्वभाव शांत होना चाहिए, वही एक अच्छी न्याय व्यवस्था लागू कर सकता है। ये प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उस न्याय सिद्धांत की आलोचना की, विशेषता है। अब प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उस न्याय सिद्धांत की विशेषताओं के बाद इसकी आलोचना पर विस्तृत चर्चा की जाएगी, वो देखें आप। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। प्यारे बच्चों, जिसमें अच्छाई होती है उसमें कुछ कमियां भी होती है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत वास्तविक काबिल तारीफ है, लेकिन फिर इसकी आलोचना की गई है, वो देखें। पहली आलोचना का कारण, पहली आलोचना का आधार ये अवैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उस प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना का एक आधार ये भी है कि ये तर्क पर आधारित नहीं है, इसमें वैज्ञानिकता का पुट नहीं है, इसमें वैज्ञानिकता प्लेटो का न्याय सिद्धांत वैचारिक है। प्लेटो का न्याय वैचारिक जबकि इसमें वैज्ञानिकता को, विज्ञान को, तर्क को कहीं भी जगह नहीं मिली है, इसलिए इसकी आलोचना की गई है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोध है। दूसरा पॉइंट व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोध। व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोध करती है। दो बड़े इसकी आलोचना इसलिए भी की जाती है क्योंकि व्यक्ति को गुणों के आधार पर डिवाइडेशन कर दिया है। गुणों के आधार पर साहस और शौर्य वो सैनिक बन सकता है, जिसमें तृष्णा शक्ति हो, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो उत्पादक वर्ग बन सकता है, और जिसमें विवेक हो वह राजा बन
बन जाता है। तो इस वजह से व्यक्ति कार्य करने में स्वतंत्र नहीं है, एक निश्चित कार्य सौंप दिया है, इसलिए इसकी आलोचना की गई है। तीसरा पॉइंट है विरोधाभासी सिद्धांत। इसकी आलोचना का एक कारण ये भी है, और जब राज्य को 3 वर्गों में बांट दिया है तो वो एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे, ये निश्चित है, एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे, इसलिए ये एक आलोचना का कारण बन जाता है। अगला पॉइंट है व्यक्ति का अपूर्ण विकास। व्यक्ति का अपूर्ण विकास आलोचना का एक कारण ये भी है, और जब कार्य को 3 भागों में डिवाइडेशन करता है या राज्य को 3 भागों में बांटता है तो व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, ये निश्चित है, इसलिए एक आलोचना का कारण बन जाता है। अगला पॉइंट है प्रजातंत्र विरोधी। प्रजातंत्र विरोधी एक आलोचना का कारण ये भी है कि ये जनता का विरोध करता है, लोकतंत्र का विरोध करता है, क्योंकि इसमें जनता का शासन नहीं होता बल्कि दार्शनिक शासक का शासन होता है। प्रजातंत्र का विरोध अर्थात जनता द्वारा विरोध किया जाता है, अर्थात जनता विरोध या इकाई है। अगली आलोचना ये भी है कि आधुनिक युग के अनुरूप नहीं है, आधुनिक युग के अनुरूप नहीं है। अगला पॉइंट है प्लेटो की जो न्याय सिद्धांत की आलोचना है, आधुनिक युग के अनुरूप नहीं है। युग के इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। वर्तमान में जो प्रशासनिक शासन व्यवस्था है, फंडामेंटल है, उसके समकक्ष नहीं है, डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी के अनुरूप नहीं है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। ये तो था प्लेटो का न्याय सिद्धांत। बच्चों अब प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बाद में प्लेटो के न्याय सिद्धांत के जो स्तंभ है वो देखे। न्याय के आधारशिला के स्तंभ, प्लेटो के न्याय सिद्धांत के आधार स्तंभ, न्याय सिद्धांत आधार स्तंभ। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत के आधार स्तंभ शिक्षा और साम्यवाद है। प्लेटो की जो न्याय सिद्धांत की जो आधार स्तंभ है वो शिक्षा, दूसरा साम्यवाद,
शिक्षा व्यक्ति को ऐसी कला या व्यक्ति के ऐसे गुण जो व्यक्ति को एक सुसभ्य बनाती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सुसभ्य बन सकता है, चरित्रवान बन सकता है, एक अच्छा पद प्रदर्शक बन सकता है, पद को संचालित करने वाला बन सकता है, एक श्रेष्ठ मनुष्य बन सकता है। ये प्लेटो ने कहा। प्लेटो ने शिक्षा के दो आधार स्तंभ बताए। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में पहला था शिक्षा योजना, आधार स्तंभ से पहले प्लेटो के न्याय सिद्धांत से पहले प्लेटो का जो जन्म, प्लेटो का जन्म यूनान में एथेंस और स्पार्टा तो स्टेट थे, दो राज्य थे, एथेंस और स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा। एथेंस में पारिवारिक शिक्षा दी जाती थी। आज स्पार्टा में सैनिक शिक्षा दी जाती थी। सैनिक शिक्षा दी जाती थी। क्योंकि प्लेटो ने ये कहा एथेंस में जो शिक्षा दी जाए वो परिवार के माध्यम से दी जाए। आज इसमें व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास हो सके अर्थात व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके, सर्वांगीण विकास। एथेंस में पारिवारिक शिक्षा और स्पार्टा में सैनिक शिक्षा दी जाती थी। जब सैनिक शिक्षा दी जाती थी क्योंकि इन दोनों में ही निरंकुश शासन था। ये व्यक्ति का, ये राज्य का, ये परिवार का काम करते हुए था कि एथेंस में परिवार के माध्यम से शिक्षा दी जाए और स्पार्टा में राज्य शिक्षा दी जाए। ये पॉइंट नोटेट करें, स्पार्टा में राज्य और एथेंस में परिवार, दोनों में ही निरंकुश शिक्षा दी जाती थी, निरंकुश शासन था। जब इसके आधार स्तंभ प्लेटो ने शिक्षा और साम्यवाद बताया, तो उसके बाद में प्लेटो ने शिक्षा को दो भागों में बांटा, एक सैद्धांतिक शिक्षा, दूसरा व्यवहारिक शिक्षा। प्लेटो ने शिक्षा के दो आधार स्तंभ बताए। पहला शिक्षा, दूसरा साम्यवाद। तो शिक्षा को भी प्लेटो ने दो भागों में बांटा। पहला सैद्धांतिक शिक्षा, दूसरा व्यवहारिक शिक्षा। सैद्धांतिक शिक्षा को भी प्लेटो ने
इसको भी दो भागों में बांटा, एक प्राथमिक शिक्षा, दूसरी उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा को भी प्लेटो ने दो भागों में बांटा, 7 से 18 वर्ष तक व्यायाम और संगीत शिक्षा, और 18 से 20 वर्ष यानी 2 वर्ष तक सैनिक शिक्षा। सैनिक शिक्षा तो कहने का अभिप्राय, प्लेटो ने शिक्षा को दो भागों में बांटा, एक सैद्धांतिक, एक व्यवहारिक शिक्षा। सैद्धांतिक शिक्षा को भी दो भागों में बांटा, एक प्राथमिक शिक्षा और एक उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा को भी दो भागों में बांटा, 7 से 18 वर्ष तक व्यायाम और संगीत शिक्षा मिले। व्यायाम से व्यक्ति तंदुरुस्त होगा, किसी प्रकार की व्याधि नहीं होगी, किसी प्रकार का रोग नहीं होगा और स्वस्थ मनुष्य होगा। स्वस्थ मनुष्य के मन में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसी प्रकार संगीत की शिक्षा, अगर व्यक्ति में किसी प्रकार की कोई आत्मग्लानि हो, मनोवैज्ञानिक बोधदर्शन हो, तो उस मनोवैज्ञानिक बोधदर्शन को संगीत के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो प्लेटो ने प्राथमिक शिक्षा को 7 से 18 वर्ष तक व्यायाम और संगीत शिक्षा हो, फिर उसके बाद में 18 से 20 वर्ष तक यानी कि 18 से 20 तक यानी 2 सालों तक सैनिक शिक्षा यानी सैनिक प्रशिक्षण, सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। जब 2 सालों में ये 7 से 18 साल के व्यक्ति यानी कि बच्चा परिपक्व हो जाता है, संगीत और व्यायाम शिक्षा से परिवार की परिचित हो जाता है, तो उसके बाद में 18 से 20 वर्ष बाद में 2 वर्षों तक व्यक्ति को सैनिक शिक्षा दी जाती है और उसके बाद में एग्जाम दिया जाता है। एग्जाम देने के बाद में जो व्यक्ति इसमें सफल हो जाता है, वो आगे की उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है और इसमें कुछ आगे की उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है और इसमें ऐसा सफल हो जाता है, वो सैनिक शिक्षा बनकर व्यापारी या बड़े का कार्य या पक्ष का कार्य या अन्य किसी प्रकार का कार्य वो कर सकता है। सफल होने के बाद उच्च शिक्षा में जाता है। उच्च शिक्षा व्यक्ति को 20 से 30 वर्ष तक मिलती है। उच्च शिक्षा इसको भी दो भागों में बांटता है, एक तो 20 से 30 वर्ष तक और फिर 30 से 35 वर्ष तक। 35 वर्ष तक 20 से 30 वर्ष तक 20 से 30 वर्ष तक जो शिक्षा मिलती है, रेखागणित, अंकगणित, मनोवैज्ञानिक और दर्शन शास्त्र। 20 से जो 30 वर्ष तक जो शिक्षा मिलती है उसमें अंकगणित, रेखागणित, मनोवैज्ञानिक और दर्शन शास्त्र, इन चारों से परिचित करवाते हैं। 20 से 30 वर्ष बाद में जब इसमें व्यक्ति सफल हो जाता है, फिर एग्जाम दिया जाता है, फिर इसमें व्यक्ति सफल
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें दर्शन और ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है, उसमें सफल हो जाता है तो राजा के अनुगामी बन जाता है। दूसरा स्तर है साम्यवाद। दूसरा स्तर है साम्यवाद। उसमें आप देखें प्लेटो ने साम्यवाद तो मैं बताया, परिवारवाद और संपत्ति साम्यवाद। प्लेटो ने जो शिक्षा का, जो न्याय का आधार स्तंभ बताया, एक तो शिक्षा को और दूसरा साम्यवाद को। तो शिक्षा से आप भलीभांति परिचित थे, उसके बाद में या परिचित हो गए। इसके बाद में साम्यवाद, प्लेटो का साम्यवाद। प्लेटो ने साम्यवाद में यही कहा है, जहां पर समुदाय को, समूह, इसमें व्यक्ति विशेष का कोई अधिकार नहीं होता है। व्यक्ति विशेष का कोई अधिकार नहीं होता है। नहीं होता है। समुदाय होता है, सबका अधिकार होता है, सबका समान अधिकार, सभी का समान अधिकार। तो कहने का मतलब साम्यवादी होता है जहां पर तेरे में की कोई भावना ना हो, सब इक्वल राइट्स के सिद्धांत पर आधारित हो। तो कहने का अभिप्राय ये है कि प्लेटो ने दो भागों में डिवाइडेशन कर सकते हैं, परिवार और संपत्ति का साम्यवाद। जो परिवार का साम्यवाद है, प्लेटो ने ये कहा कि सामुदायिक है, एक के अनेक पत्नियां और अनेक पति के अनेक पत्नियां। तो इसमें जो बच्चे उत्पन्न होते थे उनका कोई पिता कोई माता नहीं होती थी, वो राज्य से संबंधित ही होते थे। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो प्लेटो का जो साम्यवाद है परिवार का, वो पशु जगत में तो लागू हो सकता है लेकिन मनुष्य जगत में लागू नहीं हो सकता है। क्योंकि जब एक पति के अनेक पत्नियां और एक पत्नी के बहुत से पति हैं, तो वर्तमान जगत में, प्रजातंत्र में ये लागू नहीं हो सकता है और इसका आकलन करना भी है। इस प्रकार संपत्ति का साम्यवाद क्रम प्रधान रहा है, कल्याणकारी रहा है। इसमें व्यक्तिगत संपत्ति का कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि सामूहिक होता है, जिसमें हर व्यक्ति एक रेस्टोरेंट, हर व्यक्ति के लिए खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए एक रेस्टोरेंट होता है और उन रेस्टोरेंट में जाकर वो अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का उपभोग कर सकता है। ये परिवार और संपत्ति का साम्यवाद है। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि प्लेटो के साम्यवाद से आप क्या समझते हो, वर्णन कीजिए। तो आपको यही करना है प्लेटो का साम्यवाद क्या है और इसकी क्या विशेषता रही है। प्लेटो के साम्यवाद में जो पत्नियों या परिवार का साम्यवाद रखना है, उसकी पहली विशेषता है अभिभावक वर्ग की स्त्री या पुरुषों को कोई निजी अधिकार नहीं होता है। अभिभावक वर्ग और जो पत्नियां होती हैं उसको कोई भी अधिकार नहीं होता है। दूसरी विशेषता है अभिजात वर्ग की स्त्री और पुरुषों की आयु स्वभाव में ध्यान रखकर उनके बीच देश विवाह। अभिजात जो वर्ग है इसमें स्त्री और जो पुरुष हैं उनके जो विवाह किया जाता है उसका कोई निश्चित आधार नहीं होता है। उसके बाद में इनके जो विवाह होते हैं अस्थायी रूप से होते हैं। जो परिवार का जो साम्यवाद है
डियर